हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आगे बढ़िया होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें देखो दोस्तों, हम सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q और दोस्तों q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। मतलब जो हर में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। वे संख्या हैं जिन्हें हम p/q के रूप में और q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। और उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, √2, √3, √5, √8 हो गया। यहाँ पे पाई भी हो गया दोस्तों। पाई भी अपरिमेय संख्या दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ हम इस पे और चीज़ भी जोड़ सकते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती को होना चाहिए। आपने दशमलव प्रसार पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई नहीं, अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा। दशमलव प्रसार कैसे होना चाहिए दोस्तों, अशांत होना चाहिए दोस्तों। अब आप बोलेंगे इस पर, जैसे 22/7 हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, हर और अंश के रूप में हो रहा है। तो सामान्यतः देखने में परिमेय संख्या लग रही है दोस्तों, तो है ये दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्योंकि दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार जो जाता है वो कैसे अशांत अनावर्ती का जाता है दोस्तों। समझ गए आप। इसलिए पाई भी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता। यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल है दोस्तों, ठीक है, वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप आगे देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इससे संबंधित आपके पास से इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने घबराना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपने कुछ स्टेप जान लेने हैं कि कैसे कैसे किसी चीज़ को सिद्ध करना है। सबसे पहले आपने दोस्तों इसका उल्टा मान लेना है दोस्तों। जैसे हम क्या मानते हैं दोस्तों, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे मान सकते हैं, इसका हल में हम लिख देंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना दोस्तों √3 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। इसका उल्टा मान लेना है दोस्तों। तब दोस्तों हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हर अंश के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः √3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मान सकते हैं √3 = a/b। तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बताते रहना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिख देना दोस्तों। आप अब इतना करने के बावजूद आपको क्या करना है दोस्तों, आपने क्या करना है दोस्तों, परिमेय संख्या मान ली। इसके परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ a और b क्या है दोस्तों, जहाँ a और b क्या है, हमेशा सहभाज्य संख्या होगी। कैसे संख्या होगी दोस्तों, सहभाज्य संख्या होगी। कैसे संख्या होगी दोस्तों, सहभाज्य संख्या का मतलब हो दोस्तों जो सिर्फ एक से कटे। सहभाज्य संख्या का मतलब है दोस्तों जो सिर्फ एक से कटे। जैसे हम लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा रफली लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे हम लिखते हैं दोस्तों 3/2। ये 3/2 सिर्फ किससे कट रहा है दोस्तों, एक से कट रहा है। 3 × 3, 3 2 × 2, यानी कि 3 और 2 का 2 आ रहा है दोस्तों। यानी कि जो सिर्फ एक से कटे उन्हें बोलते हैं दोस्तों सहभाज्य संख्या। अर्थात दोस्तों कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम आगे करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत सरल है दोस्तों। आपको बस स्टेप टू स्टेप करते रहना है। सबसे पहले आपको करना है, माना, इसका उल्टा सोच देना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखना है दोस्तों, परिमेय संख्या है, तो दोस्तों इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात √3 बराबर a/b। इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हर और अंश के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दूसरा स्टेप क्या दोस्तों हमारा, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया दोस्तों। इधर क्या दोस्तों, हमारे बाएं साइड क्या हमारा दोस्तों √3 का क्या कर दिया दोस्तों, हमने वर्ग कर दिया। और इधर क्या कर दिया दोस्तों, हमने a/b का क्या कर दिया दोस्तों, हमने वर्ग कर दिया। अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों आगे क्या करना है, इसको √ को हमने क्या करना है, हल कर देना। यहाँ से स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ क्या बच गया दोस्तों हमारे पास 3 बच गया दोस्तों। इसको ब्रैकेट को हमने खोल दिया। तो ये क्या हो गया हम दोस्तों, हमारे पास a²
और यहाँ नीचे क्या हो गया दोस्तों हमारे पास बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम ए स्क्वायर को हम अलग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3v² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। बस दोस्तों सबसे पहले आपने करना है, बहुत सरल है दोस्तों, ये आपका कम से कम 4 या 5 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। और इस बार आपके पास सबसे ज़्यादा आने के चांस इसी के है, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस भी कट रखा है और काफ़ी मुख्य चीज़ में यही दे रखी है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। माना आपके करना है उल्टा, इसका उल्टा मान लेना। सबसे पहले माना √3 एक परमेय संख्या है, उसके बाद इन दोनों का वर्ग करना है। और दो संख्या कैसे होनी चाहिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य ये संख्या कैसे होती है दोस्तों, सहभाज्य मतलब होता है जो सिर्फ एक से कटे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे 9/3 लिखते हैं, ये किससे कट रहा है दोस्तों, 3 से कट रहा है, तो ऐसे नहीं कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए। अब फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना। हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, इधर से स्क्वायर से √ कटा, 3 आया हमारे पास। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर/b²। ये b² को कहाँ चले गया, कहाँ इसको a² को अलग किया दोस्तों, तो b² कहाँ चले गया, इस साइड चले गया, जैसे इस प्रकार। अब देखो दोस्तों आगे क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या करना है दोस्तों, अब इस b² को अलग करना है। तो इस b² को अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे गुणा में साइड क्या हो जाएगी दोस्तों, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगी दोस्तों, भाग में हो जाएगा, आपको पता है। तो अब क्या हो जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/3। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके इस पे परमेय 1.2 है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यदि दोस्तों ये 3 a² को विभाजित करता है तो क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये 3 क्या करता है, माना a² हमारे पास क्या है दोस्तों 6, अगर ये 6² को विभाजित कर 6 का, ये देखो 3 अगर ये 6² को विभाजित करता तो 6 को भी करेगा। देखो दोस्तों 6 × 36, यानी कि 3 किसको करता है विभाजित, 36 को भी विभाजित करता है। और 3 अगर इसको हटा दिया जाए तो 6 को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि दोस्तों ये 3 a² को विभाजित करता है तो a को भी करेगा। यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यदि आपको कैमरे में थोड़ा सा आपने दिख रहा होगा, 1 सेकेंड। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि 3a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे आगे देखिए, तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a बराबर 3c। दोस्तों ये कहाँ से आया, ये देख लो दोस्तों, 3c कैसे आया दोस्तों। यदि हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, यदि 3a² को विभाजित करता है तो a को भी करेगा दोस्तों, इस प्रकार 3a को विभाजित करेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जो इसका जितनी बार विभाजित जाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, तो c कहलाता है। अगर हम 3 और c का इंटू करें तो दोस्तों तो ये वापस आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। आप यहाँ पे एक उदाहरण देख के समझ सकते हैं। माना ये क्या है दोस्तों, a के मान के दोस्तों 6, तो हम 6/3 लिखते हैं दोस्तों। तो देखो 3 का अगर डिवाइड 6 के साथ करें तो कितनी बार होता है दोस्तों, 2 बार होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम इसको ये माने क्या दोस्तों c है, तो ये 3 और इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 6 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इस a के बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, 3c लिखते हैं दोस्तों। आपको समझ गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसा है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि क्या है दोस्तों, यदि ये 3a को विभाजित करते तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3c लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों कैसे, अब इसी प्रकार के करना दोस्तों, इसको इस मान को जो a का मान है इसको विभाजित कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको इस पर दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। जो हमने ये वाली समीकरण थी हमारी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3v² बराबर a²। इसको हम इस वाले इसमें रख सकते हैं दोस्तों। तो a का मान इसमें रखने पर, तो इसके एक मान ट्रांसफर करने पर, अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 3b² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या दोस्तों 3c है, a का मान क्या दोस्तों 3c, तो a² का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3c का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कहीं भी दिक्कत आती है दोस्तों, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपको इसमें बता दूंगा दोस्तों, पर्सनली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोस्तों इसमें क्या, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3v² बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कितनी होती है दोस्तों 9c²। 3 से 9 कटा तो कितनी बार कटा दोस्तों, 3 बार कटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, v² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3c²। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या दोस्तों, अगर हम इस c का मान अलग निकालते दोस्तों, 3 को कहाँ ले जाना पड़ेगा दोस्तों, इसके बटे में, क्योंकि दोस्तों इस साइड गुणा में तो साइड क्या हो जाएगी दोस्तों भाग में। आपको नियम पता हो दोस्तों, पक्षांतर करने पर
उल्टा हो जाता है एकदम। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इस साइड लिख सकते हैं दोस्तों, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 3। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पहले बोला 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार या 1.2 के अनुसार, आपके पास पहले वाली बुक में आपके पास 3 है और इस वाली बुक में आपके पास 1.2 है। तो आप कुछ नहीं बोला, आपको उसे डायरेक्टली लिख देना है। यदि, अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, यदि 3v स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को v करेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बस स्टेप टू स्टेप याद रखना है कि कैसे कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पे b को भी करेगा, अर्थात a और b, अगर अर्थात दोस्तों a और b दोनों को 3 क्या कर रहा है दोस्तों, विभाजित कर रहा है दोस्तों। अर्थात इनका कोई, अर्थात a, अब क्या लिख सकते दोस्तों हम इसको, a तथा v का एक ही ओवेनिष्ट गुणनखंड है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ओवेनिष्ट गुणनखंड है। ये क्या दोस्तों, ओवेनिष्ट गुणनखंड, एक ही दोस्तों क्या है, ओवेनिष्ट गुणनखंड है। और हमने क्या दोस्तों, हमने क्या आगे क्या पढ़ा, ए और बी क्या है दोस्तों, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो एक से जाए, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये ए से भी कटेगा और बी से भी कटेगा, ये जो 3 से बी भी कटेगा और ए भी कटेगा। अर्थात दोस्तों ये क्या है दोस्तों, उल्टा हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब तो दोस्तों ये ए और बी 3 से विभाजित हो रहा है दोस्तों क्या होता है तो दोस्तों हम कह सकते हैं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सहभाज्य संख्या का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वह एक से विभाजित है, सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एक से विभाजित ना होकर बल्कि 3 से विभाजित हो रहा है दोस्तों। अर्थात ये क्या हो दोस्तों, इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसका क्या हो रहा है दोस्तों, में विरोध प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों ये विरोधाभास किसकी गलती के कारण आया दोस्तों, ये हमारी गलती के कारण आया। क्योंकि दोस्तों हमने क्या माना दोस्तों, उल्टा मान लिया था कि √3 क्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको आई समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार आएंगे, आप अच्छे से दीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए और आपको स्टेप टू स्टेप करना है दोस्तों। सरल है दोस्तों, बहुत सरल है, इसी प्रकार आपको लिखना है, यही आपको लैंग्वेज लिखनी है और इसी में आपको कम से कम इसमें आपके इस बार मुझे लगता है कि 3 से 4 के नंबर के बीच में तो ये ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे पक्का। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से देख लो दोस्तों। अगर समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट में पक्का लिखिए कि समझ में नहीं आया दोस्तों। अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ तो दोस्तों बोलने का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आए दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी दोस्तों हमने वही करना है, माना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, माना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या। तो अतः क्या लिख सकते दोस्तों, मैं क्या यहाँ पे, क्योंकि अपरिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते दोस्तों, a बटे b यानी कि p बटे q के रूप में, जहाँ a और b क्या है दोस्तों, सहभाज्य संख्या और b बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, शून्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने वर्ग कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें से डायरेक्टली हमने लिखना है। इसको हमने क्या करना दोस्तों, इसको इस साइड करना है और इसको इस साइड करना है। तो उसको पक्षांतर करने पर इनके क्या हो जाएगी दोस्तों, चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों। यहाँ +5 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे √3, तो इधर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस a/b। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, √3 बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 माइनस a/b। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 एक परमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको, अतः क्योंकि a और b एक सहभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि a व v सहअभाज्य संख्या दोस्तों, सहअभाज्य
अभाज्य सहभाज्य संख्या है। ए और बी, चूँकि ए और बी सहभाज्य संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, अर्थात √3 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार क्या हो दोस्तों, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ये हमारे क्या हुआ दोस्तों, हमारे विरोधाभास के कारण हुआ प्राप्त दोस्तों। जो हमने ये उल्टा सोचा था ना दोस्तों कि हम ये क्या है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, ये दोस्तों किसी कारण हुआ दोस्तों, हमारे हमने ये उल्टा सोचा था दोस्तों कि ये परिमेय संख्या है, जबकि दोस्तों क्या है अपरिमेय संख्या। ये किस कारण हुआ दोस्तों, हमारे विरोधाभास के, हमारे गलत कल्पना के कारण दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, ये ऐसा प्राप्त हुआ दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अब यहाँ पे देख दोस्तों ये लिख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √1 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह गलती, यह किसके कारण हुआ दोस्तों, हमारी विरोधाभास के कारण हुआ। तो हम दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलती के कारण प्राप्त हुआ। स्टेप टू स्टेप याद करते रहना दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है। अब दोस्तों लास्ट में क्या लिखना, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस √3 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या दोस्तों। बहुत सरल है दोस्तों, आप इसको फिर से देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप दोस्तों। कुछ नहीं करना है इस वाले, ये तो इस प्रकार क्वेश्चन तो बहुत सरल है दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या दोस्तों दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी यहाँ पे बस इसी का उल्टा लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे देख लो, माना 5 माइनस √3 क्या हो जाएगी दोस्तों, एक परिमेय संख्या। अतः इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, बड़े के रूप में, जहाँ ए क्या है दोस्तों, सहभाज्य संख्या है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 माइनस a अपॉन b हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो चूंकि a और b क्या दोस्तों सहभाज्य संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों, हमें यह विरोधाभास अपनी गलती के कारण प्राप्त हुआ। हमें यह विरोधाभास अपनी गलती के कारण प्राप्त हुआ। तो लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों इसी प्रकार के दोस्तों इस पार्ट के आपके इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से रख लेना, याद कर लेना, और पिछले जो वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे उनको भी आपको याद रखना है। और इस पार्ट के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों इन्हीं में से ही बनेंगे। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और आपको जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए दोस्तों। इसी दोस्तों धन्यवाद। इसी पर